सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम क्या सीखने का प्रयास करेंगे? हम पिछले प्रोग्राम में समांतर पट्टिका संधारित्र के विषय में चर्चा कर चुके हैं और हमने यह देखा कि यदि परावैद्युत पदार्थ को पट्टिकाओं के बीच में भर दिया जाए तो उसके धारिता के मान में निर्वात के मान से वृद्धि हो जाती है, परंतु इनको यदि श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो क्या होगा? क्या धारिता का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा? हमने यह भी जाना था कि संधारित्र ऊर्जा संचित करते हैं, तो यह ऊर्जा किस जगह पर संचित होती है? आज के कार्यक्रम के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करें। हम कई संधारित्रों के संयोजन से एक प्रभावी धारिता का निकाय प्राप्त कर सकते हैं। दो संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। C1 के बाईं तथा C2 की दाईं पट्टिका बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित है। उन पर क्रमशः +Q तथा -Q आवेश है। इसका अर्थ यह है कि C1 की दाईं पट्टिका पर -Q तथा C2 की बाईं पट्टिका पर +Q आवेश है। और अगर हम पट्टिकाओं को इस तरह ना जोड़ें तो क्या कुछ इससे भिन्न होगा? जी हाँ, यदि ऐसा नहीं है तो संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं पर नेट आवेश शून्य नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप C1 तथा C2 को संयोजित करने वाले चालक में, इस चालक में कोई विद्युत क्षेत्र होगा तथा C1 एवं C2 में आवेश उस समय तक प्रभावित होता रहेगा जब तक कि प्रत्येक संधारित्र यानी के C1 तथा C2 पर नेट आवेश शून्य नहीं हो जाता। इसके परिणाम स्वरूप C1 तथा C2 को संयोजित करने वाले चालक में कोई विद्युत क्षेत्र होगा तथा C1 एवं C2 में आवेश उस समय तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि प्रत्येक संधारित्र C1 तथा C2 पर नेट आवेश शून्य नहीं हो जाता तथा C1 एवं C2 को संयोजित करने वाले चालक में विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं पर आवेश +Q और -Q, और इधर भी +Q और -Q, और ये कैसा होगा? समान होता है। संयोजन के सिरों पर विभवपात V संधारित्रों C1 तथा C2 के सिरों पर क्रमशः विभवपातों V1 तथा V2 का योग होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर आवेश बटा धारिता C1 प्लस आवेश बटा धारिता C2, अर्थात V बटा आवेश Q बराबर 1 बटा धारिता C1 जमा 1 बटा धारिता C2। हम इस संयोजन को एक ऐसा प्रभावी संधारित्र मान सकते हैं जिस पर आवेश Q तथा जिसके सिरों के बीच विभवांतर V हो। तो तब संयोजन की प्रभावी धारिता क्या होगी? यह होगी धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर V, और इसको हम किस प्रकार लिख पाएंगे? 1 बटा धारिता C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2। यह स्पष्ट है कि इस व्युत्पत्ति को हम कितने भी संधारित्र लेकर उन्हें इस प्रकार संयोजित करके n संधारित्रों के लिए समीकरण का व्यापीकरण कर सकते हैं। और यह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और कहां तक हम इसको योग करेंगे? Vn तक। इसको मैं यहां आपके लिए लिख देती हूं। V बराबर V1 प्लस V2 और हम योग करेंगे Vn तक, क्योंकि हमारे पास n संधारित्र हैं। तो यह बराबर होगा
1/c बराबर 1 धारिता C1 प्लस 1 धारिता C2 और इस प्रकार योग करते हुए 1/Cn के बराबर। जिन चरणों को हमने दो संधारित्र के प्रकरण में उपयोग किया था, उन्हीं चरणों का उपयोग n संधारित्र के संयोजन के लिए करके हम n संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रभावी धारिता का व्यापक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ये है। यहाँ चित्र में दिए गए दो संधारित्र C1 तथा C2 पार्श्व क्रम में संयोजित दर्शाए गए हैं। इस प्रकरण में दो संधारित्रों पर समान विभवांतर अनुप्रयुक्त किया गया है, परंतु संधारित्र 1 की पट्टिकाओं पर आवेश प्लस और माइनस Q1 है और इसका परिमाण संधारित्र 2 की पट्टिकाओं पर आवेश प्लस Q2 और माइनस Q2 के समान होना आवश्यक नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आवेश Q1 बराबर धारिता C1 इंटू विभव V और Q2 बराबर यानी कि आवेश Q2 बराबर धारिता C2 इंटू V। यदि इस संयोजन के तुल्य किसी संधारित्र पर आवेश हो तो वह किस प्रकार लिख पाएंगे? Q बराबर Q1 प्लस Q2 तथा यहाँ विभवांतर V है। तो अब हम आवेश Q बराबर धारिता C इंटू V के बराबर होगा, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? C1 इंटू विभवांतर V जमा C2 इंटू विभवांतर V। तो समीकरण की प्रभावी धारिता C किसके बराबर होगी? यह बराबर होगी C बराबर C1 प्लस C2 यानी कि दोनों धारिता के योग के बराबर है। तो इस प्रकार यदि दो संधारित्र पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उनकी प्रभावी धारिता उन दोनों की धारिता के योग के बराबर होगी। परंतु यदि दो से अधिक संधारित्र पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाएं तो प्रभावी धारिता कैसे प्राप्त करेंगे? आइए देखते हैं। n संधारित्रों के पार्श्वक्रम संयोजन, जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, इसके लिए प्रभावी धारिता C हम यह व्यापक सूत्र देखेंगे और यह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इसको हम यहां लिखेंगे आवेश बराबर सभी संधारित्रों के आवेश का योग होगा, अर्थात C गुणा विभवांतर V बराबर Q1 के स्थान पर हम लिखेंगे धारिता C1 गुणा विभवांतर V प्लस Q2 के स्थान पर हम लिखेंगे धारिता C2 इंटू विभवांतर V जमा इस प्रकार हम Cn गुणा V तक जाएंगे और इससे हमें प्राप्त होता है C बराबर C1 प्लस C2 और कहां तक? Cn तक हम इसका योग करेंगे। प्रभावी धारिता का मान ज्ञात करने के बाद अब हम यह जानना चाहते हैं कि संधारित्र के भीतर कितनी ऊर्जा संचित होती है और यह ऊर्जा कहां पर संचित होती है। हम यह पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा निकाय होता है जिस पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q होते हैं और इनके बीच कुछ पृथक्कन होता है। इस विन्यास में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम आरंभ में दो अनावेशित चालकों 1 तथा 2 पर विचार करेंगे। अब चालक 2 से चालक 1 पर आवेश के छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानांतरित करने की किसी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं ताकि अंत में चालक 1 पर प्लस Q आवेश आ जाए। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार अंत में चालक 2 पर कितना आवेश होगा? यह आवेश माइनस Q होगा। चालक 2 और चालक 1 में किसका विभव अधिक है? जी हां, चालक 2 की तुलना में चालक 1 का विभव अधिक है। तो इसलिए आवेश को चालक 2 से चालक 1 पर स्थानांतरित करने में बाह्य कार्य करना होगा।
और किए गए कुल कार्य का परिकलन करने के लिए पहले हम छोटे छोटे चरणों में आवेश की अत्यल्प अर्थात लोप बिंदु की तक छोटी इस मात्रा को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य परिकलित करते हैं। उस मध्य स्थिति पर विचार करेंगे जिसमें चालक 1 तथा चालक 2 पर क्रमशः आवेश प्लस Q डैश तथा माइनस Q डैश हो और इस स्थिति में चालक 1 तथा चालक 2 के बीच विभवांतर V डैश बराबर Q डैश बटा C होगा। यहां C निकाय की धारिता है। अब यह कल्पना कीजिए कि लघु आवेश डेल्टा Q डैश चालक 2 से चालक 1 में स्थानांतरित किया जाता है। इस चरण में किया गया कार्य डेल्टा W, जिसके परिणाम स्वरूप चालक 1 पर आवेश Q डैश से बढ़कर Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश हो जाएगा और इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं डेल्टा W बराबर V डैश गुणा डेल्टा Q डैश और V डैश को किस प्रकार लिखेंगे Q डैश बटा C गुणा डेल्टा Q डैश। क्योंकि डेल्टा Q डैश को हम जितना छोटा चाहे बना सकते हैं, इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल्टा W बराबर 1/2 धारिता C Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश की घात 2 माइनस Q डैश की घात 2। समीकरण में डेल्टा Q डैश की द्वितीय कोटि पद अर्थात डेल्टा Q डैश स्क्वायर बटा 2C की डेल्टा Q डैश के यादृच्छिक छोटा होने के कारण नगण्य मानकर हम उपेक्षा कर सकते हैं। अब आगे यह देखते हैं कि कुल किया गया कार्य कितना होगा, क्योंकि यही कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित होगा। कुल किया गया कार्य W आवेश Q डैश को 0 से Q तक बढ़ाने में अत्यधिक चरणों में किए गए लघु कार्य डेल्टा W का योग होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं W बराबर सभी चरणों का योग डेल्टा W। इसको और किस प्रकार आगे लिख सकते हैं, यह बराबर होगा सभी चरणों का योग, अभी डेल्टा W का जो सूत्र हमने पहले देखा था 1/2C Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश की घात 2 माइनस Q डैश की घात 2। आगे हम इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं, यह लिखा जा सकता है 1/2C डेल्टा Q डैश माइनस 0 प्लस इसकी जगह पे 2 डेल्टा Q डैश की घात 2 माइनस डेल्टा Q डैश की घात 2 प्लस 3 डेल्टा Q डैश की घात 2 माइनस 2 डेल्टा Q डैश की घात 2। इस प्रकार योग करते हुए हम इसको यहाँ अंत में लिखेंगे Q की घात 2 माइनस Q माइनस डेल्टा Q की घात 2। इसको हल करने के पश्चात हमें यह समीकरण इस प्रकार से मिलेगा 1/2C Q की घात 2 माइनस 0 बराबर Q की घात 2/2C। तो इस प्रकार यह किया गया कुल कार्य इतना होगा Q की घात 2/2C। यही परिणाम हम सीधे ही पहले समीकरण से समाकलन द्वारा प्राप्त कर सकते थे। और किस प्रकार, W बराबर समाकलन 0 से आवेश Q तक Q डैश बटा C डेल्टा Q डैश, समाकलन करने के पश्चात 1/C इसका समाकलन Q की घात 2/2 होगा। इसमें आश्चर्य की यह कोई बात नहीं है, क्योंकि समाकलन बहुत से छोटे छोटे पदों का योग ही होता है। समीकरण को हम भिन्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। और किस प्रकार,
इसको लिखा जा सकता है W बराबर Q की घात 2 बटा 2C। Q को हम लिख सकते हैं C गुणा V, इसका घात 2 बटा C। यह हल करने के पश्चात आएगा 1 बटा 2 C इंटू V की घात 2, और क्या लिख सकते हैं 1 बटा 2 आवेश Q गुणा विभवांतर V। चूंकि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है, तो यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कारण है कि स्थितिज ऊर्जा का अंतिम परिणाम जिस ढंग से संधारित्र का आवेश विन्यास निर्मित किया गया है, उस ढंग पर निर्भर नहीं करता। संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित हुई स्थितिज ऊर्जा के रूप में समझना संभव है। इसे देखने के लिए हम सरलता की दृष्टि से किसी समांतर पट्टिका, यानी कि प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A है, ऐसे संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच पृथक्कण D है, ऐसे में हम विचार करते हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा जो हम पहले ही लिख चुके हैं 1 बटा 2C Q की घात 2, इसको हम आगे लिख सकते हैं A गुणा आवेश घनत्व सिग्मा, इसकी घात 2 बटा 2 गुणा C का मान एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल A बटा D पृथक्कण, जिसको हम यहां ऊपर लिख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र से किस प्रकार संबंधित है, इसको हम लिख सकते हैं E बराबर आवेश घनत्व सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। आगे समीकरण से हम प्राप्त करते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो यह ऊर्जा होगी U बराबर 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर गुणा क्षेत्रफल A गुणा पृथक्कण D। यहां पर क्षेत्रफल A और पृथक्कण D का जो गुणनफल है, यह दोनों पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र का आयतन है, और इसी क्षेत्र में केवल विद्युत क्षेत्र होता है। यदि हम ऊर्जा घनत्व को दिक् स्थान के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के रूप में परिभाषित करें, तो समीकरण के अनुसार अब यह होगा छोटा u बराबर 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र E की घात 2। यद्यपि हमने समीकरण समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रकरण में व्युत्पन्न की है, किसी विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व से संबंधित परिणाम वास्तव में अत्यंत व्यापक है तथा यह किसी भी आवेश विन्यास के कारण विद्युत क्षेत्र पर लागू होता है। आइए अब एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, किसी संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत है तथा यह संधारित्र किसी दिष्ट स्रोत से संयोजित है। अब बैटरी को हटाया जाता है और फिर परावैद्युत को भी हटा दिया जाता है। यह उल्लेख कीजिए कि ऐसा करने पर संधारित्र की धारिता, उसमें संचित ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र, संचित आवेश तथा वोल्टता में वृद्धि होगी, कमी होगी अथवा नियत रहेगी। आइए अब इसको मिलकर हल करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है संधारित्र की धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यह बराबर होता है परावैद्युतांक के गुणा एप्सिलॉन नॉट गुणा क्षेत्रफल बटा पृथक्कण D। अब चूंकि परावैद्युतांक को हटाया गया है, तो K का मान कम होने की वजह से धारिता C का मान भी कम हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा का मान U बराबर Q की घात 2 बटा 2C। अब यहां पर हम यह देख सकते हैं कि C का मान घट गया है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो C का मान घट गया है और Q का मान नियत रहता है, तो इस वजह से
ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाएगी। आइए अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। E बराबर आवेश Q बटा क्षेत्रफल A गुणा एप्सिलॉन नॉट गुणा परावैद्युतांक K। अब हमने यहां देखा कि Q का मान नियत रहेगा, A और एप्सिलॉन नॉट भी नियत है, परंतु परावैद्युतांक को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से K का मान कम हो जाएगा और इस परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र E में वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि हमने अभी देखा कि बैटरी हटा देने पर आवेश Q का मान नियत रहता है, परंतु यदि बैटरी को ना हटाया जाए तो उस स्थिति में विभवांतर V का मान नियत रहता है, परंतु यहां बैटरी हटा दी गई है तो Q का मान नियत रहेगा। अंत में हम देखते हैं वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वोल्टता V बराबर आवेश बटा धारिता C। अभी हमने कहा Q का मान नियत रहेगा, परंतु C का मान कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसके परिणाम स्वरूप V का मान बढ़ जाएगा, यानी कि वोल्टता V में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रश्न को थोड़ा बदल देते हैं और अब दर्शकों के लिए एक अभ्यास है। यदि बैटरी को लगाए रखें और पट्टिकाओं के बीच में पूरी तरह से परावैद्युत को भर दिया जाए तो इन सभी भौतिक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में हमने जो पढ़ा, हम उसको एक अनुरूपण की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने संधारित्र C1 की धारिता को 1 × 10⁻⁻13 लिया है और इसी प्रकार C2 संधारित्र की धारिता का मान भी बराबर है 1 × 10⁻13 फैराड। आइए देखते हैं सूत्र के मुताबिक ये जो तुल्य धारिता है ये कितनी होनी चाहिए। तो तुल्य धारिता का सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 और C2 यहाँ दोनों बराबर हैं, तो C की तुल्य मान होगा 1 × 1, 1 + 1 और 10⁻⁻13। तो C का कुल मान होगा 0.5 × 10⁻⁻13 फैराड। और आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जो मान हमने सूत्र के साथ निकाला है वही मान आपको यहाँ पर भी दिख रहा है 0.5 10⁻⁻13 फैराड। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी संधारित्र की धारिता हमने ली C1 और C2 जो कि थे 1 × 10⁻⁻13 और C2 भी बराबर था 1 × 10⁻⁻13, परंतु जो तुल्य धारिता है वो इस मान से कम है जो कि 0.5 × 10⁻⁻13 है। तो इससे हम यहाँ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी संधारित्र आप श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, जो तुल्य धारिता होगी वो सबसे छोटे धारिता से भी छोटी होगी। आइए अब हम देखते हैं कि यदि हम इस धारिता के मान को बढ़ा दें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा और कैसे हम इनकी तुलना कर सकते हैं। अब हमने धारिता का मान रखा है 3 × 10⁻⁻13 और यहाँ पर दूसरे धारिता का भी मान बराबर है 3 × 10⁻⁻13। तो अब हम देखते हैं कि हमारी तुल्य धारिता कितनी आएगी। तो सूत्र वही रहेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C तुल्य होगा 3 × 3, 3 + 3 और 10⁻⁻13। तो C का कुल मान होगा 1.5 10⁻⁻13 फैराड। तो यहाँ पर भी आप यह चीज देख सकते हैं कि हमने जो धारिता का मान लिया वह था 3 × 10⁻⁻13 और इधर भी 3 × 10⁻⁻13, परंतु जो तुल्य धारिता है वह इन दोनों से छोटी है।
1.5 10⁻⁻13। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम 2 या 2 से अधिक संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी छोटा होगा। आइए अब हम यहाँ पार्श्वक्रम संयोजन करते हैं संधारित्रों का, और हम यह जानते हैं कि कुल धारिता पार्श्वक्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की धारिता का योग होता है। तो यहाँ पर दर्शक यह देख सकते हैं कि दो संधारित्र की धारिता जो C1 है और C2 है, इसको हमने पार्श्वक्रम में संयोजित किया है। सूत्र के अनुसार कुल धारिता C बराबर C1 और C2 का योग होना चाहिए। तो यहां से हम देख सकते हैं C1 की धारिता 1 × 10⁻⁻13 प्लस C2 की धारिता भी हमने यहाँ बराबर रखी है। हमारे दर्शक इसको बदल के भी देख सकते हैं। तो यह होगा 1.1 × 10⁻⁻13, क्योंकि दोनों की धारिता बराबर है तो यह होगा 2 × 10⁻⁻13 फैराड। तो इस प्रकार जो संधारित्रों का संयोजन हमने यहाँ किया, कुल धारिता उन संधारित्रों की धारिता से अधिक है। आइए अब हम इन संधारित्र की धारिता को बदल देते हैं और यह देखेंगे कि कुल धारिता कितनी होगी या इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो यहाँ अब हम देख सकते हैं कि हमने C1 की धारिता और C2 की धारिता को बढ़ा दिया है और अब कुल धारिता फिर से C1 और C2 के योग के बराबर है। यह दोनों बराबर हैं 3 × 10⁻⁻13 प्लस 3 × 10⁻⁻13। तो C का कुल मान होगा 6 × 10⁻⁻13 फैराड। तो फिर से जो हमने सूत्र के अनुसार पढ़ा वही चीज हमने यहाँ देखी कि अब यह कुल धारिता पहले के तुलना में बढ़ गई है जब हमने C1 और C2 का मान 1 × 10⁻⁻13 रखा था। अंत में यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन की तुलना करें तो हम यह देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो भी संधारित्र की धारिता हम लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, वह कुल धारिता प्रत्येक संधारित्र की तुलना में कम होती है। परंतु यदि पार्श्वक्रम संयोजन है तो जितने भी संधारित्र आप लेंगे उनका योग करेंगे तो तुल्य धारिता किसी भी एक जो भी हमने संधारित्र लिया है उसकी धारिता से अधिक होगी, क्योंकि यह धारिता का योग होता है। आइए अब एक प्रश्न का भी अभ्यास करते हैं। चित्र के नेटवर्क अर्थात जाल की तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। 300 वोल्ट संभरण यानी कि सप्लाई के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश तथा उसकी वोल्टता भी ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को साथ मिलकर हल करते हैं। सबसे पहले हम यह देख सकते हैं कि C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? 1/C' बराबर 1/C2 जमा 1/C3। यहाँ पर हम C2 और C3 का मान रखेंगे और हम यह देखेंगे कि इसकी C2 और C3 की कुल धारिता होगी 100 पिको फैराड। अब C2 और C3 की कुल धारिता C1 के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित है। तो इस प्रकार इनका तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C', यह बराबर होगी C1 जमा C' जो C2 और C3 का श्रेणी क्रम संयोजन था। इसके पश्चात अब इन सब का जो तुल्य धारिता का मान होगा वह होगा 1/C तुल्य बराबर 1/C" जमा 1/C4। इन सब का मान रखने के पश्चात हमें मिलता है 3/200 और C तुल्य के लिए हम इसको उल्टा करेंगे तो यह बनेगा C तुल्य बराबर 200/3 पिको फैराड। इसके पश्चात अब हमें धारिता का मान ज्ञात करने के पश्चात हमें देखना है
आवेश Q1 कितना होगा, विभवांतर V1। तो हमारे दर्शक यह देख सकते हैं कि विभवांतर C1 के समक्ष कितना होगा, 100 वोल्ट। इसी प्रकार V2 और V3 जो कि C2 और C3 का विभवांतर है, यह बराबर होगा 50 वोल्ट के। इसको हमारे दर्शक खुद भी हल कर सकते हैं। इसके पश्चात संधारित्र C4 पर जो आवेश होगा Q4, उसका मान होगा 2.55 गुना 10 की घात -8 कूलम, तथा इसके सिरों पर जो विभव पात होगा वह बराबर होगा V4 बराबर 200 वोल्ट के। इस प्रकार आप किसी भी जाल की तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कार्यक्रम के अंत में आ पहुंचे हैं। तो आज हमने आज के कार्यक्रम से क्या क्या ज्ञान बटोरा? जी हाँ, आज हमने सीखा कि यदि हम संधारित्रों को अलग अलग तरीके से संयोजित करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रेणी क्रम में धारिता घटेगी एवं पार्श्व क्रम में यह बढ़ जाएगी। और अंत में हमने संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र भी ज्ञात किया। दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी की मदद से हम बेहतर उपकरण बना रहे हैं। ऐसा ही एक उपकरण तैयार किया गया है जिसका नाम है सुपर संधारित्र। मेरे पास दर्शकों के लिए एक रोचक अभ्यास है। सुपर संधारित्र के विषय में दर्शक थोड़ा और पढ़ें और देखें कि यह एक साधारण संधारित्र की तुलना में किस प्रकार बेहतर है। तो खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।